हेलो हाय। वेलकम एवरीवन। आई एम हितेश सिंगला और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर कि एक गोल प्ले बेस्ड प्लानिंग कैसे की जानी चाहिए। लास्ट वीक हमने जब डिस्कशन किया था तो हमने एक प्लान को देखा था कि एक बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स एक पेरेंट को देखने चाहिए। तो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर हम पूरी उस गोल प्लेस प्लानिंग एक कस्टमर के लिए करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कस्टमर प्रोफाइल। सो इसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर की एज क्या है, उसकी फैमिली डिटेल्स क्या है, वाइफ की एज क्या है, बच्चों की एज क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, कौन कौन वर्किंग है, कौन कौन अभी वर्किंग नहीं है, क्या एजेस है और क्या लोकेशन है कस्टमर की। तो ये इन्फॉर्मेशन हम गैदर करके हमारे इस केस प्रोफाइल में हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर है जो जिसकी एज है 44 ईयर्स। फैमिली डिटेल में वाइफ है, एज है उसकी 41, जो कि बाय प्रोफेशन हाउस वाइफ है, डॉटर है 7 ईयर्स की, लोकेशन है टीयर 2 सिटी की। करंट फाइनेंशियल स्टेटस में हम हमारे को ये चेक करना होता है कि क्या क्या पर्सन के पास, एक फैमिली के पास कितनी इनकम सोर्सेज हैं, क्या क्या उसके अभी तक के एसेट्स हैं, कितने कैश फ्लोज उसके आ रहे हैं, क्या उसके कोई लोन्स रनिंग है जिसके अंदर कोई कैश फ्लोज जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम बात करते हैं तो मंथली इन हैंड जो कस्टमर की है, या फिर बिजनेस इनकम अगर कोई कस्टमर बिजनेस प्रोफाइल का है, तो इस कस्टमर की कुछ 1,58,000 की इन हैंड इनकम है। जॉब प्रोफाइल उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक स्टेबल जॉब है उसकी। डेफिनेटली एक प्राइवेट सेक्टर में है, तो जो प्राइवेट सेक्टर की वेरिएबिलिटीज़ हैं जॉब की वो एप्लीकेबल रहेंगी यहाँ पे। कैश या बैलेंस या कोई एफडी बैलेंस इस कस्टमर के पास 1.5 लाख रुपीज़ का है। खुद का एक घर है। ये घर एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, जो जिसकी वैल्यू 65 लाख रुपीज़ है आज के टाइम पे। म्यूचुअल फंड की वैल्यू है 71 लाख जो उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसने क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया है जिसकी वैल्यू 13 लाख रुपए है। और कुछ अमाउंट उसका पीपीएफ में पड़ा हुआ है जो कि 2.5 लाख रुपए के आसपास का है। इसके अलावा कस्टमर की कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी और तरीके का एसेट नहीं है। जो सारी इन्फॉर्मेशन थी हमने उससे कैप्चर करने की कोशिश की कि कोई और एसेट जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या कोई पीपीएफ या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट उसका चल रहा हो, कोई एलएसई चल रही हो या कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट उसका नहीं था। तो वो सारा इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं। तो करंट फाइनेंशियल स्टेटस हमारे को कैप्चर करके उसकी एक फाइनेंशियल सिचुएशन क्लियर कर देता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमेशा इंश्योरेंस का, कि कस्टमर के पास क्या क्या इंश्योरेंसेस है। हमारे केस में कस्टमर एक 80 लाख रुपए का टर्म प्लान लेकर चल रहा है। हेल्थ कवर है उसका 50 लाख रुपए का, कैंसर कवर भी है 25 लाख रुपए का। अब जब भी हम टर्म कवर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करें ऑन दी करंट इनकम दैट दिस पर्सन इज अर्निंग टिल द टाइम ही विल रिटायर। तो उस तक की अर्निंग को हम जब लेकर देखते हैं कि इस बंदे की ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, तो वो कुछ लगभग 2.5 करोड़ रुपए की आ रही है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हम आगे चल के देखेंगे। हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आपको एक पर्सपेक्टिव दे देती है कस्टमर का कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो है कि नियर टर्म लिक्विडिटी क्या है इस कस्टमर की। तो वो है 1 महीने की लिक्विडिटी ये कस्टमर होल्ड करता है। तो इससे हमारे को ये समझ आता है कि ये कस्टमर की लिक्विड रेशियो जो है, यानी कि लिक्विड या कैश कंपोनेंट जो है उसके पास बहुत कम है। नेट इन्वेस्टमेंट्स टू नेटवर्थ रेशियो 95 की है, यानी कि 97% की, सॉरी 97% का मतलब उसका मेजर एसेट जो है वो इन्वेस्टेड एसेट है। सेविंग रेशियो 67%, यानी कि कस्टमर 67% ऑफ द इनकम अपनी सेव करता है, जो कि बहुत अच्छी रेशियो है। डेट एक्सपोजर कस्टमर का है नहीं, तो डेट एक्सपोजर टू डेट टू एसेट रेशियो, डेट सर्विसिंग रेशियो इसमें हमारे को कवर करने का जरूरत नहीं। नेट मॉर्गेज टू डेट रेशियो भी हमारा कवर में नहीं आएगा। करंट रेशियो भी नहीं आएगी। सॉल्वेंसी रेशियो भी कस्टमर की 1 है क्योंकि कोई डेट नहीं है।
लाइफ कवरेज रेशो यहाँ पे जो कस्टमर की है वो कुछ 11 की आ रही है, तो कहीं हद तक वो अपनी सैलरी के हिसाब से काफ़ी हद तक कवर्ड है। सो करंट हमने कस्टमर से ये पूछा कि उसका करंट एक्सपेंडिचर कितना है हाउस होल्ड का, वो उसने बता दिया कि वो 70,000 के आसपास है। कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग, जो कि हम हमेशा बात करते हैं, कस्टमर को हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके का इन्वेस्टर है। उसके लिए उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा कस्टमर यहाँ पे एक एग्रेसिव कस्टमर है, ये सुपर एग्रेसिव नहीं बट एग्रेसिव है। तो थ्रू आउट द केस स्टडी हमने जो चीज़ें उसकी इश्यूज हमने फाइनली लोकेट किए वो ये किए कि एक तो कोई भी उसका लिक्विड या डेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में नहीं था, जो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर बहुत ही ओवर रिलायंट है इक्विटी के ऊपर, उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, तो उसको कुछ डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है इस में। थर्ड चीज़ थी, कस्टमर ने अभी तक अपना कोई भी गोल क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, तो ये गोल डेफिनेशन करने में हमने उसकी हेल्प की है। लास्ट है कि टर्म इंश्योरेंस को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से उसका कुछ 2.5 करोड़ रुपए का ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ रहा था, जिसमें उसका 80 लाख रुपए तक का श्योर था, तो 2 करोड़ तक की एक टर्म इंश्योरेंस और ली जा सकती है कस्टमर के लिए। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की, जो हमने उसको फाइनली असाइन किए हैं। ये फाइनेंशियल गोल्स हम जब भी बात करते हैं तो स्मार्ट गोल्स बोला जाता है, जिसके अंदर उनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, टाइमली अचीव कर पा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने उसको इमरजेंसी फंड प्लान करने के लिए टाइम दिया है, कि जो कि 8 लाख रुपए के आसपास का इसकी उसकी इनकम के हिसाब से होना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने ऑफ कस्टमर सैलरी है। इसको अचीव करने के लिए 30 मंथ्स का हमने टाइम पीरियड रखा है। ये प्रायोरिटी उसकी काफ़ी सीवियर प्रायोरिटी है, जिसमें कस्टमर को ये सबसे पहले अचीव करना है। दूसरी उसकी प्रायोरिटी है डॉटर्स एजुकेशन। डॉटर एजुकेशन में कस्टमर ने बताया हमारे को, जो बताया था कि उसकी एजुकेशन प्लानिंग में डॉटर के लिए वो 20 लाख रुपए तक की कुछ प्लानिंग करना चाह रहा है, जिसको हमने आगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड और प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से और करेंसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से जब कैलकुलेट किया, तो कुछ 57 लाख रुपीज़ इन नेक्स्ट 11 ईयर्स उसको एक कॉर्पस क्रिएट करना है। डॉटर की मैरिज के लिए, जो कि उसने एक सम हमारे को बताया था कि इस टाइम पे अगर वो शादी करता है तो वो कितनी अमाउंट आती है, तो उसको अगेन इन्फ्लेट करके हमारे पास एक अमाउंट आता है 69 लाख रुपीज़ का, जो कि 20 साल के अंदर अंदर ये कस्टमर अटेन करने की कोशिश करेगा। होम मॉर्गेज पे करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि होम मॉर्गेज वो रन नहीं कर रहा है, कार लोन वो रन नहीं करना है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है रिटायरमेंट फंड। कस्टमर की करंट सिचुएशन के हिसाब से 70,000 पे महीने के हिसाब से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख के और इन्फ्लेशन कॉस्ट को एडजस्ट करके हमने कैलकुलेट किया कि कुछ 4 करोड़ 26 लाख रुपए का उसको कॉर्पस क्रिएट करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स टू रिटायर, ताकि 2000 जो कि 2035 तक उसको गोल अचीव करना है, जो कि उसके 85 टिल 85 उसके और 3-4 साल उसकी वाइफ के साथ ये कॉर्पस रह सके। एक इम्पॉर्टेंट गोल जो सब मिस करते हैं कि गाड़ी आजकल एक नेसेसिटी है, तो वो गाड़ी ये कस्टमर के हिसाब से वो हर 20 साल के बाद एक गाड़ी चेंज करता है, तो उसकी कॉस्ट एक बार गाड़ी चेंज करने की कॉस्ट आएगी, जो हमने कुछ 16 लाख रुपए के आसपास निकाली है। तो 10 साल के बाद जब ये बंदा रिटायर होगा, तो इसको कुछ 5 करोड़ 29 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट करना है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक टेंशन फ्री और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी सके। नेक्स्ट स्टेप में है, हम जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उसको देखने की कोशिश करते हैं वो किस किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर हम देखें, जो 71 लाख रुपीज़ का था, अगर वो 10% के 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो वो कुछ हमारे को पोस्ट टैक्स कुछ 2 करोड़ रुपए हमारे को जनरेट करके देगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। फिर आता है हमारा उसका एक इन्वेस्टमेंट था लैंड के अंदर, एक हाउस का इन्वेस्टमेंट था 65 लाख का। अगर वो 10% से ग्रो करता है, जो कि एक नॉर्मल कस्टमर का एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे 10% से उसकी अप्रिसिएशन आ रहा है वैल्यू का, तो उसके हिसाब से एक पोस्ट टैक्स अमाउंट कुछ 1 करोड़ 55 लाख रुपए का बन जाता है।
और अब कस्टमर के पास सरप्लस अमाउंट है जिसके अंदर वो 1 लाख रुपए का SIP अमाउंट हर मंथ कर रहा है इस मूवमेंट पे। बट अब क्या है कि हम हमारे पास क्योंकि कस्टमर का डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत कम था तो इसके अंदर हमने डेट इंस्ट्रूमेंट भी डाला है, तो हमने CAGR जो है एक्सपेक्टेशन वो रिड्यूस कर दिया है। तो वो CAGR रिडक्शन के बाद हमने 9% पे उसको रखा है, एंड फाइनल अमाउंट जो 10 साल के बाद आएगा वो 1 करोड़ कुछ 91 लाख रुपए का ये अमाउंट बनता है। तो ये सारा कुछ मिला के जब हम उसको टोटल कॉर्पस देखते हैं तो वो 5 करोड़ 22 लाख रुपए का कॉर्पस उसका अचीव होता है, जो कि उसका फाइनेंशियल गोल के आसपास का उसका प्लानिंग। यही एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मैटर है जहाँ पे आप सारी कैलकुलेशंस पहले करके अपने पास रख लेते हो। इसके बाद इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके हम इसको रिव्यू करते रहेंगे ऑन क्वार्टरली बेसिस कि हम अपने प्लान से कितना डिविएट कर रहे हैं या फिर हम अपने प्लान को कितना अचीव कर पा रहे हैं। होप आपको इसके इस प्रोसेस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। थैंक यू।